साथियों, सबसे पहले तो हरियाणा सुपीरियर जुडिशियल सेवा नियम में संशोधन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उनके निर्देशानुसार इस जुडिशियल सेवा नियम 2007 में संशोधन को मंजूरी आज के द्वारा दी गई है। इसमें अलग अलग भर्ती चैनलों से आने वाले उम्मीदवारों के लिए अनुभव, आयु और योग्यता, सेवा से जुड़े प्रावधानों का रेशनलाइजेशन किया गया और इसके अलावा वरिष्ठता और रोस्टर प्रबंधन के नियमों में भी बदलाव किए गए। इनका उद्देश्य हायर जुडिशियल कैडर में भर्ती और सर्विस की शर्तों में पारदर्शिता और दक्षता को मजबूत करना है। मेरिट कम सीनियरिटी के जरिए प्रमोशन के लिए मौजूदा कोटा जो 65% से उसे कम करके 50% कर दिया गया। सीमित प्रतियोगी परीक्षा के जरिए भर्ती का हिस्सा 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है, जिससे काबिल न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसर बढ़ेंगे। बाकी 25% पर सीधी भर्ती से वो भरे जाते हैं। और इसी प्रकार आज हमारी सरकार ने प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रहे। इसी दिशा में स्वास्थ्य सेवाओं वितरण में और अधिक सुधार लाने के लिए सरकार ने फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती के नियमों में ढील देने का भी निर्णय किया है। तो कैबिनेट की मीटिंग को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा की जा रही है। करीबन 6 घंटे तक आज ये कैबिनेट इसी समस्या को दूर करने के लिए सेवा नियमों में अनिवार्य 6 महीने के प्रशिक्षण की शर्त को आज हटा दिया गया है। इसके अलावा भी मंत्रिमंडल ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। फार्मेसी अधिकारी के पद के लिए भर्ती अनुपात में भी बदलाव किया गया है। अब सीधी भर्ती का हिस्सा 75% से बढ़ाकर 95% कर दिया गया है। सीधी भर्ती होगी और 5% प्रमोशन से का कोटा जो पहले 25% था उसे घटा करके 5% वो कर दिया गया है प्रमोशन से। और साथियों,
इसी प्रकार ऑपरेशन थिएटर सरकारी अस्पतालों में योग्य तकनीकी स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन थिएटर OTA असिस्टेंट पद के लिए पात्रता मानदंडों में संशोधन को भी मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम बंद होने के कारण नई डिग्री योग्यता को मान्यता दी गई है। अब सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता +2 विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या गणित, इसके साथ BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी पदोन्नति के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता +2 फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी या गणित तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के ऑपरेशन थिएटर में समूह D कर्मचारियों के रूप में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं संबंधित अनुभव अनिवार्य किए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया को आधुनिक चिकित्सा शिक्षा मानकों के अनुरूप बनाया गया है और मंत्रिमंडल में यह भी फैसला लिया गया है कि हरियाणा वित्तीय नियम वॉल्यूम 1 के नियम 8.14 में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मौजूदा प्रावधान के अनुसार सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले सभी संस्थाओं, बोर्डों, निगमों द्वारा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना आवश्यक है। हालांकि नियमों में अभी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं था, इसलिए अब एकरूपता लाने के लिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट नियमों में शामिल किया गया है। इस व्यवस्था से वित्तीय अनुशासन को मजबूती मिलेगी और पारदर्शिता बढ़ने के साथ साथ जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा ट्रेजरी नियमों के तहत लास्ट पे सर्टिफिकेट LPC के प्रारूप में संशोधन को मंजूरी दी गई है। नए प्रारूप में UCP, PRAN और संपूर्ण सेवा सत्यापन जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किए गए हैं। संशोधित LPC में अब कर्मचारी की पूरी वित्तीय प्रोफाइल जैसे भत्ते और वेतन, टैक्स, GPF और प्राण एडवांस व रिकवरी एक ही दस्तावेज में उपलब्ध होगी। इसी प्रकार खाद्य एवं औषधि प्रशासन सेवा नियमों में भी कैबिनेट द्वारा संशोधन किया गया है। बैठक में संशोधित केंद्रीय खाद्य सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप खाद्य एवं औषधि प्रशासन सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। यह बदलाव विशेष रूप से प्रमुख नियमों पदों से संबंधित हैं, जिसमें पदनामित अधिकारी, डेजिग्नेशन ऑफिसर्स, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और खाद्य विश्लेषक शामिल हैं। ये संशोधन उपयुक्त पदों के लिए पात्रता शर्तों को संशोधित करते हैं, जिनमें शैक्षणिक योग्यताएं और पेशेवर अनुभव की आवश्यकताएं शामिल हैं। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन पदों पर नियुक्ति कर्मियों के पास आधुनिक तकनीकी विशेषज्ञता हो और वे खाद्य सुरक्षा
तथा औषधि विनियमन के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर रूप से तैयार हो। इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर उसकी भी संशोधित लागत को मंजूरी दी है। राज्य में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की जो संशोधित लागत थी उसको मंजूरी दी गई है। पहले इस प्रोजेक्ट की जो मंजूर लागत थी वो 5,618 करोड़ रुपए थी, जबकि अब संशोधित लागत लगभग 11,709 करोड़ रुपए मंजूर की गई है। यह संशोधन मौजूदा बाजार स्थितियों, प्रोजेक्ट के दायरे में विस्तार और नीतिगत बदलावों के आधार पर ये किए गए। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए स्पेशल पेपर्स व्हीकल SPV है। साथियों, इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले अग्रिम ऋण उसके लिए भी आज उसमें जो हमारे हरियाणा सरकार के कर्मचारी को दिए जाने वाले अग्रिम ऋण की व्यवस्था को और सरल एवं पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। 2016 से लागू व्यवस्था के तहत ये ऋण पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से दिए जा रहे थे, जिसे अब पुनः राज्य सरकार के पुराने सिस्टम में लाया जाएगा। कर्मचारियों को मकान, वाहन, कंप्यूटर और विवाह आदि के लिए ऋण सीधे अब राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। इस प्रणाली के तहत कर्मचारियों को ऋण सरल ब्याज की दर, जो कि सामान्य भविष्य निधि पर लागू ब्याज दर या समय समय पर निर्धारित दर पर सीधे राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि वर्तमान प्रणाली कुछ प्रमुख कठिनाइयों का कारण बन रही थी। राज्य कर्मचारियों को सीधे ऋण देना शुरू करेगी। वर्ष 2026-27 के लिए 375.52 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया जा चुका है। और इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने रिठाड़ा नरेला कुंडली मेट्रो कॉरिडोर के लिए संशोधित DPR को भी मंजूरी दी है। इस कॉरिडोर के लिए रिवाइज्ड DPR को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना में हरियाणा में 2.726 किलोमीटर लंबाई की नरेला से कुंडली तक मेट्रो लाइन का विस्तार शामिल है, जिसमें कुंडली और नाथुरपुर में 2 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। हरियाणा के हिस्से को पूरा करने की कुल लागत 545.77 करोड़ रुपए अनुमोदित की गई है। भारत सरकार 97.30 करोड़ रुपए, जबकि हरियाणा सरकार 448.48 करोड़ रुपए का योगदान देगी, जिसमें भूमि की लागत भी शामिल है। यह बुनियादी ढांचा परियोजना हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे क्षेत्रीय आवागमन में उल्लेखनीय ये सुधार होगा और NCR क्षेत्र में यातायात की भीड़ भी कम होगी। लोगों का सुगम उनको रास्ता मिलेगा। साथियों, इसी प्रकार RRTS कॉरिडोर के
कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली पानीपत करनाल नमो भारत RRTS कॉरिडोर के कार्यान्वयन को मंजूरी की गई है। यह परियोजना राज्य में तेज, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, यह कॉरिडोर दिल्ली से पानीपत तक और उससे आगे करनाल तक होगा, जिसकी कुल लंबाई 136.30 किलोमीटर होगी। परियोजना की अनुमानित लागत 33,051.15 करोड़ रुपए है, जिसमें से हरियाणा सरकार का हिस्सा 7,472.11 करोड़ रुपए है। इस परियोजना में हरियाणा में 11 स्टेशन बनाए जाएंगे। परियोजना के तहत ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट TOD नीति के तहत RRTS स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों में अधिक फ्लोर एरिया रेशियो FAR की अनुमति देने के प्रावधान भी किए गए हैं। और इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि कक्षा 1 में प्रवेश लेने के लिए आयु मानदंड में बदलाव के लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 जारी की गई है। इस नीति के तहत यह निर्धारित किया गया है कि कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु 6 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, उसको 6 वर्ष किया गया है। हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 में मौजूदा प्रावधानों के अनुसार कक्षा 1 में प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 5 वर्ष है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष या उससे अधिक निर्धारित की गई है। साथियों, कैबिनेट में यह भी निर्णय किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण आज फैसला लिया गया। जल जीवन मिशन के उद्देश्य के अनुरूप बैठक में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति नई O&M ऑपरेशन एंड रखरखाव नीति को मंजूरी दी गई है। यह नीति सहभागी और टिकाऊ शासन मॉडल पर आधारित है, जिसमें सरकार समुदाय भागीदारी GCP को बढ़ावा दिया गया है। इस नीति का प्रमुख आधार ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम जल और सीवरेज समिति VWSC का सशक्तिकरण है। ये समितियां स्थानीय स्तर पर जल आपूर्ति प्रणाली के संचालन और रखरखाव की जिम्मेवारी जन स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर ये संभालेगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा पानी के बिल की कलेक्शन की जाएगी और इसमें से 10% राशि सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। पानी के बिलों से होने वाली आय का उपयोग स्थानीय स्तर पर O&M कार्यों में पंचायत कर लेगी। ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए यह भी निर्णय लिया गया है कि जितना जल शुल्क
वो एकत्रित करेंगी, उतनी ही अतिरिक्त राशि उस सरकार द्वारा पंचायत को दी जाएगी। इससे पंचायतों की वित्तीय क्षमता और आत्मनिर्भरता ये बढ़ेगी। मैचिंग ग्रांट उनको देंगे। इस नीति से जल आपूर्ति सेवाओं में सुधार, समय समय पर समस्या समाधान और उपभोक्ता संतुष्टि सुनिश्चित होगी। स्थानीय स्तर पर जवाबदेही और पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। जन समस्याओं के निवारण के लिए आरटीएस एक्ट की समय सीमा को जन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा सुनिश्चित किया गया है। कार्यान्वयन योजना हरियाणा में कुल 6,721 गांवों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 सिंगल पंचायत मेंटेनेंस योजना, दूसरा मल्टीपल पंचायत मेंटेनेंस योजना और तीसरा महाग्राम योजना। 4,583 गांव सिंगल पंचायत श्रेणी में आते हैं, जबकि 2,138 गांव अन्य श्रेणी में शामिल हैं। सिंगल पंचायत वाले गांव में यह नीति 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। मल्टीपल पंचायत और महाग्राम श्रेणी में 1 अप्रैल 2027 से ये लागू होगी। साथियों, इसी प्रकार मंत्रिमंडल की बैठक में आज मिक्स लैंड यूज के बेहतर उपयोग के लिए भी महत्वपूर्ण नीति को मंजूरी दी गई है। पहले मिक्स लैंड यूज में आवासीय और कमर्शियल, संस्थागत और औद्योगिक उपयोग की अनुमति तो थी, लेकिन इनकी प्रतिशत तय न होने से कई परियोजनाएं रुकी हुई थी। अब नई नीति के अनुसार मिक्स लैंड यूज में आवासीय, वाणिज्य और संस्थागत उपयोग पर कोई प्रतिशत सीमा नहीं होगी। हालांकि सभी परियोजनाओं को संबंधित डेवलपमेंट प्लान और नियमों का पालन करना होगा। जहां डेवलपमेंट प्लान में पहले से औद्योगिक उपयोग की अनुमति है, वहां मौजूदा इकाइयां जारी रहेंगी। भविष्य में औद्योगिक विस्तार की अनुमति नहीं होगी, लेकिन मौजूदा परिसर के भीतर सीमित विस्तार पर विचार किया जा सकता है। औद्योगिक इकाइयां चाहे तो नियमों के अनुसार अपने उपयोग को आवासीय, वाणिज्य और संस्थागत में बदल सकती है। इसके साथ ही मिक्स लैंड यूज में 70-30 का अनुपात है, जो 70-30 के अनुपात लागू रहेगा, जिसमें कम से कम 70% डोमिनेट और अधिकतम 30% एलाइड होगा। अलग अलग उपयोग के लिए न्यूनतम क्षेत्र, एफएआर और ग्राउंड कवरेज भी तय किए गए हैं, जिनमें योजनाओं में स्पष्टता आएगी। उदाहरण के लिए अगर मैं थोड़ा जिक्र करूं, रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल 4 एकड़ और परमिसेबल एफएआर 1.75 60%, और कमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल 2 एकड़ 1 जो परमिसेबल है 1.75 और 60%, और इंस्टीट्यूशनल प्लस रेसिडेंशियल जो मिनिमम एरिया है 5 एकड़, परमिसेबल एफएआर 1.5 और 40%। इसी प्रकार
इंस्टीट्यूशनल प्लस कमर्शियल 2 एकड़, परमिसेबल 1.5 एकड़ 40% है। यह नीति केवल उन्हीं स्थानों पर लागू होगी जहां सेक्टर डिवाइडिंग सड़कों के साथ सर्विस रोड उपलब्ध हो। सर्विस रोड होना जरूरी और कम से कम 24 मीटर चौड़ा फ्रंट एंट्री हो। और इसी प्रकार औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति मंत्रिमंडल ने इसको भी मंजूरी दी है। बैठक में औद्योगिक विकास और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति 2015 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इन संशोधनों का उद्देश्य नियमक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाना, डेवलपर्स और वित्तीय बोझ कम करना तथा पूरे राज्य में नियोजित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और कृषि क्षेत्रों में बाहरी विकास शुल्क ईडीसी को तर्कसंगत बनाया गया है। उन मामलों में जहां कृषि क्षेत्रों की शहरी सीमा से 500 मीटर से अधिक दूरी पर औद्योगिक लाइसेंस वो प्रदान किया गया है और जहां पूर्णतः या आंशिक पूर्णतः प्रमाण पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है। यदि ऐसी भूमि बाद में शहरी क्षेत्र के भीतर या उसके 500 मीटर के दायरे में आ जाती है तो कोई ईडीसी दे नहीं होगा, उससे राहत दी है। हालांकि ऐसी लाइसेंस प्राप्त भूमि के शेष अविकसित हिस्से के लिए ईडीसी शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक कॉलोनियों के लिए मानदंडों में ये के अनुसार ये लागू होगा। इनके अलावा उन मामलों में जहां कोई डेवलपर पहले से ही पूर्ण या आंशिक रूप से पूर्ण क्षेत्र के लिए विशिष्ट बुनियादी ढांचा सुविधाओं की मांग करता है तो संबंधित सरकारी एजेंसी द्वारा किए गए ऐसे बुनियादी ढांचे को केवल वास्तविक लागत ही ली जाएगी। साथियों, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन क्षेत्र में भी अधिक उपयोग के लिए भी संशोधनों को मंजूरी दी गई है। संशोधित प्रावधानों के तहत प्रकाशित फाइनल डेवलपमेंट प्लान के ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल यूनिट स्थापित करने की अनुमति अब ऐसे क्षेत्रों के कुल नेट प्लान्ड एरिया के 25% तक दी जाएगी। साथियों, इसी प्रकार अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में भी थोड़ा संशोधन किया गया है। उसमें शहरी क्षेत्रों में जो किफायती आवास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज की मंत्रिमंडल की बैठक में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। समय के साथ निर्माण लागत, जमीन की कीमत और श्रम लागत में वृद्धि को देखते हुए उद्योग जगत और विभिन्न संस्थाओं द्वारा दरों में संशोधन की मांग लगातार की जा रही है। इन मांगों पर विचार करने के बाद सरकार ने औसतन 12% की वृद्धि के साथ नई दरें तय की हैं। गुरुग्राम में प्रति वर्ग फुट दर में 575 रुपये वृद्धि की गई। अब नई दरों में 5,575 रुपये प्रति वर्ग फुट होगी, जो पहले 5,000 रुपये प्रति वर्ग फुट थी, उसमें 575 की
वृद्धि हुई है। सोहना को अब कैटेगरी बी में शामिल किया गया है, जिससे उसके विकास को और गति मिलेगी। इसके साथ ही फरीदाबाद और सोहना के लिए अब दरें 5,450 प्रति वर्ग फुट निर्धारित की गई हैं। हाई एवं मीडियम पोटेंशियल शहरों के लिए अब 5,050 रुपये प्रति वर्ग फुट तय की गई है। वहीं लो पोटेंशियल शहरों के लिए दरें 4,250 रुपये प्रति वर्ग फुट तय की गई है। इसके अलावा बालकनी के लिए अतिरिक्त शुल्क 1,300 रुपये प्रति वर्ग फुट निर्धारित किया गया है। साथ ही पार्किंग मानदंडों में भी बदलाव किया गया है। नई दरें उन सभी परियोजनाओं पर लागू होंगी जहां अभी तक आवंटन नहीं हुआ है। जिन परियोजनाओं में आवेदन पहले ही आमंत्रित किए जा चुके हैं, वहां ड्रॉ पहले से प्राप्त आवेदनों के आधार पर ही होगा। सफल आवेदकों से संशोधित दरों के अनुसार अतिरिक्त राशि ली जाएगी। यदि कोई आवेदक नई दरों पर शामिल नहीं होना चाहता तो उसकी जमा राशि बिना किसी कटौती के वापस कर दी जाएगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अगर किसी साथी का कोई सवाल है संबंधित विषय पे, उसका स्वागत है। आज विषय आया था, परंतु मंत्रिमंडल ने उसको दोबारा रिव्यू करने के लिए और उसके अंदर वो देख रहे हैं, थोड़ा दोबारा उसको रिव्यू करने के लिए। कितना बकाया है? अभी उसकी फिगर नहीं है, फिगर आएगी तो हम बताएंगे। हैं जी? नहीं, सरकार कर सकती है, सरकार पे कोई अथॉरिटी है। वो बताएंगे आपको, बताएंगे। डेफर हो गया सर, उन्होंने मांग रखी थी कि उनका पैसा माफ किया जाए या आप लोगों को भी दे दें? नहीं, वो लेटर उन्होंने नहीं, देखिए कहीं उसके अंदर हमें बी फार्मा नहीं मिल रहे थे, उसमें बड़ी दिक्कत आ रही थी। इसके हटने से उसका लाभ भी नहीं है, क्योंकि जो फार्मेसी काउंसिल है अपनी, उसके अनुरूप हमने उसको किया है और उससे लाभ हमें जो जहाँ वैकेंसी इतनी खाली हैं छोटे छोटे, उसके कारण से बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे थे। उनकी मांग भी थी लंबे समय से कि आप इसको वे ऑफर अगर हो जाए तो आज मंत्रिमंडल ने उसको मंजूरी दी। क्या नहीं, देखिए वो जो कर्मचारी को सरकार के जो नियम हैं, नियमों के अनुसार जो भी उसके पात्र व्यक्ति हैं उनके लिए ये सरकार ने कहा है। कठिनाइयाँ आ रही थी उसमें कुछ थोड़ी, और उन कठिनाइयों को देखते हुए उसके अंदर नहीं उसको वेरीफाई बैंक भी करता है, वहाँ से भी दिखते आती थी कि उसको हम ये बार बार पूछते रहते थे भी कितना क्या है इसके अंदर, वो जो मिलान करते थे उसके अंदर वो दिखते थे। और अब उसको जब पहले उसको एजी करता था, एजी की जिम्मेवारी उसके अंदर थी, उसको दोबारा उसी में किया है ताकि हम राज्य सरकार के द्वारा उसको लोन उपलब्ध कराएंगे।
नहीं, वो पीएन भी पहले उसके कारण ये था क्योंकि उसके अंदर जो